one seat to witness the grandeur that is Odisha. Experience immortal spirituality and timeless architecture that perfectly reflects the artistic soul of India. Get swept by its sun-kissed beaches. Take a walk on a bed of golden sand. Witness aquatic wonders. Exotic wildlife. Odisha is home to an enduring cultural legacy. Vibrant and colorful festivals. Captivating folk dances. Excellence in arts and crafts. With flourishing ecotourism. With fast developing infrastructure. Odisha is set for a promising new future. Welcome delegates to India's best kept secret. G20 India. One Earth, one family, one. Hi everyone. Today is 26th 27th April 2023. Do what you love what you do, and deliver more than you promise. We are going to talk about all these important topics. आज थर्सडे है. सैटरडे से न्यूज़पेपर वीडियो बहुत रेगुलर हो जाएगा और इसमें बहुत सारे हम अच्छे वैल्यू एडिशंस भी करेंगे. एक दिन की और बात है, सैटरडे से न्यूज़पेपर बिल्कुल डाइल्यूट नहीं करेंगे और ये जल्दी भी होगा. फर्स्ट हाफ ऑफ डे में हम इसको कवर करेंगे. ओके, सो आज हम 26-27 अप्रैल का न्यूज़पेपर देखते हैं. न्यूज़पेपर हमें स्किप नहीं करना है. 28 ऑफ मई का एग्जाम लिख रहे हैं, अच्छी बात है, बट न्यूज़पेपर हमें डेली फॉलो करना चाहिए. बिकॉज यूपीएससी जैसे जो एग्जाम्स होते हैं ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं होता है. आपको एक रूटीन, एक डिसिप्लिन में रहना चाहिए. एवरीडे फाइंड सम टाइम 30, 35, 25, 40 मिनट्स और उसको न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स को आप देखो. वॉट और हाउ से इंपॉर्टेंट होता है वाई इज द बिगेस्ट मोटिवेटर, वाई इज द बिगेस्ट रीजन. A strong why is the fuel that keeps your passion burning bright, no matter the obstacles in your way. When the going gets tough, the tough gets going. Where there is a will, there is a way. पॉलिटी वीक कंप्लीट हो गया है, ज्योग्राफी इकोलॉजी वीक चल रहा है. बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट करना है. मॉडर्न हिस्ट्री का आज एक स्पेशल क्लास हुआ था, उसमें मैंने आपको लास्ट 15 ईयर्स में यूपीएससी, सीडीएस, इन डिफरेंट एग्जाम्स में, सीएसई में जो मॉडर्न हिस्ट्री एंड हिस्ट्री का पैटर्न रहा है वो डिस्कस किया है. हिस्ट्री आपको बहुत सेलेक्टिव पढ़नी है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री में नहीं करना है, बिकॉज हिस्ट्री इज़ वेरी इलेबोरेट. हिस्ट्री में आपको सेलेक्टिव, एसेंशियल, इंपॉर्टेंट चीज़ें आनी चाहिए. आप ज़्यादा जोर लगाइए इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में और ज्योग्राफी में और एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स में. इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए और फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो अलाइड दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर कर लीजिए. दिस इज अ वेरी वेल बैलेंस्ड अप्रोच. यूपीएससी की प्रिपरेशन पार्ट्स में नहीं होती है, इट इज लाइक एन होलिस्टिक अप्रोच. होलिस्टिक अप्रोच होना जरूरी है. ओके, सो कवर ऑल द सब्जेक्ट्स. एट द सेम टाइम एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत जरूरी है. ये नहीं कि बस थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं, उसका एप्लीकेशन लगाना भी जरूरी होता है. और ये टाइम फुल लेंथ टेस्ट का नहीं था, अभी तक हमें सेक्शनल टेस्ट लगाने थे, एमसीक्यू का टेम्परामेंट डेवलप करना था.
टेलीग्राम क्विज में 10 एमसीक्यूज इन मॉर्निंग, 10 एमसीक्यूज इन इवनिंग हो रहा है। 20 एमसीक्यूज डेली बेसिस पे आपको लगाने हैं टेलीग्राम। ओके, बाकी मैं इसकी सेपरेट क्लासेस भी लूंगा और अभी एक फुल लेंथ टेस्ट भी हम खूब सारे करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मे। सो ये जो 3 बैचेस हैं, ये 3 बैचेस अभी टॉप प्रायोरिटी में है 2023 के प्रीलिम्स बैच, मिशन रिवीजन बैच और टेस्ट सीरीज बैच। आप इन तीनों बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और इट विल बी एब्सोल्युटली वर्थ इट। ये वोकैबुलरी है। फर्स्ट वर्ड है जेस्टिक्यूलेट, इसका मतलब है इशारा करना। यूज जेस्चर्स एस्पेशली ड्रामेटिक वंस, सिग्नल। वॉवल का मतलब होता है घोषणा पत्र, अ सोलम ऑफन पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ द ट्रुथ और एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग। इनंडेशन मतलब होता है सैलाब, अ ग्रेट फ्लो ऑफ वाटर और ऑफ समथिंग दैट ओवरवेल्म्स। ट्रेल ब्लेजिंग का मतलब होता है पथ प्रदर्शक, इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज और मेथड्स। रिडैक्ट का मतलब होता है संपादन करना, एडिट टेक्स्ट फॉर पब्लिकेशन। सो आज के वोकैब वर्ड्स हैं रिडैक्ट, ट्रेल ब्लेजिंग, इनंडेशन, अवावल और जेस्टिक्यूलेट। If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. मैं रोज बोलता हूँ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को बेहतर करना है, वोकैबुलरी को बेहतर करना है। इमेजिन अगर हम डेली लिटिल बाय लिटिल स्मॉल एफर्ट्स डालते रहे तो अभी कितनी अच्छी पोजीशन पे हम पहुंच सकते थे। नो, सो द पॉइंट इज हमें अभी भी अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर वो हिंदी। ये सी सेट है, इसमें भी आप 2 सवाल डेली बेसिस में लगाइए। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स नहीं डालने हैं, आपको बस ऑर्डिनरी एफर्ट्स डिसिप्लिन और सिस्टमैटिक वे में सिलेबस के विद इन डालने हैं, दैट्स ऑल। सो सॉल्व दिस क्वेश्चन आरसी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व। ये जितने भी सी सेट और क्विज एमसीक्यू हैं, मैं इनका एक कंपाइलेशन भी अभी आपको शेयर करने वाला हूँ। कुछ 1800 से 2000 सवाल है लास्ट 1 ईयर के, इनका एक कंपाइलेशन आई विल शेयर। आंसर राइटिंग जरूरी है बिकॉज प्रीलिम्स के बाद मेंस भी आता है। प्रिपेयर अ नोट ऑन द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट एंड प्रिपेयर अ नोट ऑन द ज्योग्राफी ऑफ सूडान। अब सूडान के इंटरनल मैटर में हमें कुछ नहीं बोलना है, हमें सूडान की ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, लोकेशन क्या है, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है, नेबरिंग कंट्रीज क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट सूडान की। डू दिस इज अ वेरी इंटरैक्टिव एक्सरसाइज, यू शुड पार्टिसिपेट। और ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट भी यूपीएससी का फेवरेट है। ओके, सो इन 2 टॉपिक्स पे एक नोट तैयार करिए। देन अब हम आते हैं न्यूज़पेपर में। हम क्विकली स्कैन करेंगे द हिंदू को। अमिड सीज फायर फर्स्ट सेट ऑफ इंडियंस लीव्स वॉर बैटर्ड सूडान। तो देखो सूडान से अभी 278 पीपल को इवैक्यूएट किया है और ये इवैक्यूएट किया है ऑपरेशन कावेरी के अंदर। आईएनएस इसमें सुमेधा पोर्ट सूडान पे आया था और यहाँ पे इन सबको इवैक्यूएट किया। अब सी दे आर एक्सपेक्टेड टू रीच द सऊदी पोर्ट ऑफ जेद्दा विद इन अ डे। आईएनएस तेग भी ज्वाइन कर रहा है, एमईए के स्टेटमेंट्स है। इंडियन नेशनल्स हमारी प्रायोरिटी रहते हैं। हमारा नंबर वन जो वर्क होता है वो होता है इंडियन नेशनल्स को सेफगार्ड करना, इवैक्यूएट करना। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। जो बाइडेन नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल रन करेंगे 2024 का, मोस्ट प्रोबेबली डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे। देन दिस इज सेकेंड पेज। सी 3 helicopters fly over Tirumala Hill Temple and rare occurrence है time to learn। साइंस एंथुजियास्ट गैदर हुए हैं जीरो शेडो डे पे जवाहरलाल नेहरू प्लानिटेरियम इन बेंगलुरु। अगर आपके पास एक्सेस है तो डू विजिट दिस प्लेस। सेलेस्टियल फिनोमेनन है जो 12-17 PM पे हुआ था। सन डायरेक्टली ओवरहेड था तो उस टाइम पे शेडो नहीं मिलेगी। ये जो ऐसी एक्स्ट्रा को करिकुलर चीजें होती है ना, ये को करिकुलर एक्टिविटीज, अलाइड एक्टिविटीज, इंटरेस्ट डिफरेंशिएट करते हैं सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को फ्रॉम अदर्स। सो ये चीज टाइम वेस्ट नहीं होता है, आपको ऐसे हर मौके को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये आपको एड ऑन करेगा आपकी प्रिपरेशन में। यूपीएससी की प्रिपरेशन केवल किताबों में नहीं होती है, आपको ओपन माइंडेड रहना चाहिए। सच टाइप ऑफ इवेंट्स, करंट अफेयर्स, एज एन एविड लर्नर इंटरेस्ट के साथ सीखना चाहिए। इट इज नॉट समथिंग लाइक टास्क, इंटरेस्ट आना चाहिए इन सब चीजों में, तो डेवलप दिस इंटरेस्ट। सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक्स टू कवर डिलीटेड पोर्शन, कॉल टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर एट तिरुनेली टेम्पल इन केरला। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनको सेफगार्ड करना है और इसके लिए बॉडी है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, इन टच। इसने गवर्नमेंट को बोला है 600 साल पुराना विलाकुमाडोम
एक एक्सक्विजिट ग्रेनाइट स्ट्रक्चर है टेम्पल में तिरुनेली इन वायनाड, इसको हमें सेफगार्ड करना है. सो अगेन दिस इज अवर हिस्ट्री, दिस इज अवर कल्चर, सो हमें इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है. कल्चरल हेरिटेज है ये. देन रेस्क्यू सर्विसेज है. सूडान में इंडिया ने अभी ऑपरेशन कावेरी चलाया है और हम इंडियंस को इवैक्यूएट कर रहे हैं. पिछले 2-3 साल में ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट मिशंस आए हैं, चाहे वो कोविड-19 हो या अदर्स, जिसमें इंडियंस को हमने सेफगार्ड किया, सब बहुत इंपॉर्टेंट है. India is admired for its reputation and ability to harness all its resources in rescuing every single citizen in any corner of the world every time they are in need. और ये reputation हमारी intact होनी चाहिए. ओके, तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री यहाँ पर फुल थ्रॉटल वर्क कर रही है. द राइट टू लिटिगेट, इसमें बात है लीगल रेमेडीज है टू लिमिट नेचर्स एक्सप्लॉयटेशन इज एट द कोर ऑफ डेमोक्रेसी. तो सीबीआई है या फिर एफसीआरए है या फिर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एक्ट है. द पॉइंट इज सच टाइप ऑफ जो एक्ट्स होते हैं वो ऑब्वियसली पॉजिटिव उनका डायरेक्शन होता है कि एनवायरमेंट कंजर्वेशन करना चाहिए. बट एट टाइम्स एनवायरमेंट कंजर्वेशन बीच में आ जाता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस और एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा में. जैसे वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स को कस्तूरी रंगन कमेटी ने, गाडगिल कमेटी ने इससे पहले बोला पूरा वेस्टर्न घाट जो है ये प्रोटेक्टेड एरिया में डिक्लेयर कर दीजिए. बट अगर ऐसा होगा तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज, माइंस बंद हो जाएंगी, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आएंगी. तो एक जैसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हमने पढ़ा था, एनजीटी में बहुत सारे केसेस आते हैं. अगर एनवायरमेंट लॉ आपका वॉयलेट किया है आपने, जैसे यमुना रिवर बेड का था, या फिर डिफरेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड अगर कोई लॉ ब्रेक हुआ है तो उसमें लिटिगेशंस आते हैं और वो जाता है एनजीटी में. रोड्स बनाने हैं, बीच में नेशनल पार्क आ गया तो फिर रोड्स कैसे बनाएंगे हम. सो द पॉइंट इज इन सारे एनवायरमेंटल केसेस को एनजीटी जो होता है वो प्रोसीजर से बाउंड नहीं होता है, नेचुरल जस्टिस देता है, बट एट द सेम टाइम बैलेंस बनाना जरूरी है और इनोवेशन सॉल्यूशन फाइंड करना जरूरी है. बिकॉज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट बट एट द सेम टाइम इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो वी आर वेरी प्रैक्टिकल इन दिस सेंस. अभी जब कोल को भी फेज आउट करने की बात थी तो हमने कहा था फेज डाउन करेंगे. हम पे फोर्स किया जा रहा था कि इंडिया डिक्लेयर करे नेट जीरो, बट हमने 2070 नेट जीरो डिक्लेयर किया है. तो दिस इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग. द एंड ऑफ ऑर्डिनरी पॉलिटिक्स, इसमें बात है रेगुलर की पॉलिटिक्स एंड पॉलिटी. और पॉलिटिक्स का मतलब एक नेगेटिव सेंस नहीं होना चाहिए जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो गया है कि पॉलिटिक्स मतलब इट इज एट टाइम्स कंसिडर्ड विद लॉट मेनी लाइक नेगेटिव वैल्यूज. बट जो पॉलिटिक्स है इसकी अगर पॉजिटिव वैल्यूज देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा था कि हमारा कंट्री रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, नियम के हिसाब से कानून होते हैं. So it is our constitution, it is our rules, our laws. So we should participate in that in constitution processes. So उसी से economic social objectives हो पाएंगे. तो politics जो होती है वो नियम जो होते हैं उसको letter and spirit में भी implement करना चाहिए. बाकी इसमें बहुत political चीजें हैं, again हमारे syllabus में नहीं है. Then Sanskrit as official language, the limited role of textbooks in history. Textbooks important है because हमारा viewpoint कैसे बनता है, जो चीज़ हम पढ़ते हैं. So that is why हमेशा हम क्या पढ़ रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है. As a civil servant, civil services preparation students, आपको ये बहुत careful रहना चाहिए कि what type of content आप consume कर रहे हो. It should not drag you away from your preparation, because जैसा हम देखते हैं हम भी वैसे ही बन जाते हैं. तो टेक्स्ट बुक्स हुआ, पेडागॉगी हुआ, टीचर्स, दैट इज वाई इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज टीचर्स आर डीलिंग इन द करेंसी ऑफ लाइफ. स्टूडेंट के पूरे फ्यूचर की बात है. तो इन सब चीज़ों में बहुत सेलेक्टिव होना जरूरी है. कोलकाता रिकॉर्ड्स हॉटेस्ट अप्रैल, ईस्ट एंड नॉर्थ साइड सिजल, टेम्परेचर ज़्यादा है. और इस एनामली को हम समझेंगे. एनामली क्या होता है? वेरिएशन, नॉर्मल से कुछ हटके वेरिएशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एनामली. ग्लोबल वार्मिंग है, इसको मैं बहुत शॉर्ट टर्म में आपको बताता हूँ. ग्लोबल वार्मिंग है, वी ऑल अग्री. टेम्परेचर राइज हो रहा है, वी ऑल अग्री. और ये जो टेम्परेचर राइज हो रहा है ये अभी आईपीसीसी की रिपोर्ट ने भी बताया, और अभी यूएस नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बताया कि ओशन टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, एसिडिफिकेशन भी हो रहा है, और ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग इज अ फैक्ट. मार्च 2023 सेकेंड वार्मेस्ट देखा गया. अब यहाँ दो कॉन्सेप्ट्स हैं, अल नीनो और ला नीना के. यूजुअली जब अल नीनो आता है तो इंडिया में बारिश कम होती है,
अल नीनो और ला नीना ग्लोबल फिनोमिनॉन है, ये साउथ अमेरिका है। यहाँ पे यूजुअली कोल्ड करंट बहता रहता है। कोल्ड करंट बहता है तो यहाँ पे ड्राई कंडीशंस होती है और यहाँ पे स्टेबिलिटी होती है। वंस इन अ वाइल ये लो जो कोल्ड करंट है ये चेंज हो जाता है, वार्म करंट हो जाता है और यहाँ पर होती है वेटर कंडीशन। अब जैसी कंडीशन साउथ अमेरिका में हो रही है उसका जस्ट अपोजिट इंडिया में होती है। तो जब साउथ अमेरिका में पेरुवियन कोस्ट में बारिश नहीं है, ड्राइनेस है, कोल्ड करंट है, तो उसका मतलब है इंडिया में अच्छी खासी बारिश हो रही है। अब ये जो नॉर्मल कंडीशन है इसका जस्ट अपोजिट हो गया तो वो कहलाता है अल नीनो, और नॉर्मल कंडीशन ही बहुत स्ट्रेंथन हो गई तो वो कहलाती है ला नीना। जब ला नीना है तो इंडिया में बारिश ज्यादा है, जब अल नीनो है तो इंडिया में बारिश कम है। और इसका जस्ट अपोजिट हम बोल सकते हैं सदर्न अमेरिका में। तो ये जो वेरिएबिलिटी होती है इससे प्रॉब्लम ये आ रही है कि ग्लोबल वार्मिंग तो है और साथ ही साथ जब अल नीनो जैसा टाइम होता है तो उसमें टेम्परेचर और पीक हो जाता है, शूट हो जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब यही रेगुलर टॉक्स हैं कि हमारे यहाँ मुंबई में देखो टेम्परेचर ज्यादा हुआ, बे ऑफ बंगाल। वन मोर थिंग, टेम्परेचर अगर ओशियन का ज्यादा होता है तो साइक्लोजेनेसिस होता है, साइक्लोजेनेसिस, सी सरफेस टेम्परेचर वार्म होने की जरूरत है। सो अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो साइक्लोन्स भी ज्यादा इंटेंसिव होंगे, ज्यादा फ्रिक्वेंट होंगे। आपका होमवर्क है, आप बताओ साइक्लोजेनेसिस की बाकी सारी कंडीशंस क्या होती है। हमने पढ़ा था ना ज्योग्राफी एनसीईआरटी रिवाइज 11th की जो 2 बुक्स हैं ज्योग्राफी की, ये आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। 11th क्लास की 2 ज्योग्राफी की बुक्स, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है पर जो पढ़ना है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, रिमेंबर। सो ये अल नीनो ईयर है और इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग से एग्रीकल्चर, हेल्थ, लाइफस्टाइल, इकोनॉमिक सब इम्पैक्ट होगा। जीनोम सीक्वेंसिंग एंड द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। अब देखो जीनोम क्या होता है। जीनोम मतलब हम सब हमारे जीन्स है और इन जीन्स का हम एक पूरा कलेक्शन सेट बना रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने रिसेंटली 10,000 इंडियन ह्यूमन जीनोम्स यहाँ पर देखे एंड डेटाबेस तैयार किया दिस जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का। तो 7,000 इंडियंस ऑलरेडी सीक्वेंस हो गए, बाकी सबको भी हम सीक्वेंस करेंगे। ह्यूमन जीनोम होता है, इसमें होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये हर सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी में, न्यूक्लियस में ये रहता है। इसमें सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है और ये एक काइंड ऑफ चाबी है, कीज है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये पूरा हमारा डीएनए है जो हमारी ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एवरी फीचर ऑफ अवर बॉडी इज डिसाइडेड बाय अवर डीएनए। और ये जेनेटिक होता है, पेरेंट्स से हमको हमारे डीएनए मिले तो दिस इज लाइक डीएनए। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है बिल्ट अप बाय 4 बेसेस। सीक्वेंस होती है, ये सीक्वेंस पेयर्स में होती है। सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर आइडेंटिकल होते हैं बट कुछ जीनोम्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं। दैट इज वाई वी ऑल आर डिफरेंट और इससे हमारा डीएनए अलग हो जाता है। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया था, इसमें हमने क्या कोशिश की, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबका हम जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे, जीनोम जानेंगे, उनकी वेरिएशन जानेंगे और एक डेटाबेस तैयार करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसी का एक इक्विवेलेंट इंडिया भी बना रहा है इंडियन पीपल के लिए, बिकॉज जैसे हमारे जीन्स अलग है। फॉर एग्जाम्पल जो इंडिया है, इंडिया में हम एशियंस कहलाते हैं, सिमिलरली एक कॉकेशियंस होते हैं, सिमिलरली एक चाइनीज, दे आर डिफरेंट, मैंगोलॉइड्स होते हैं, अफ्रीकन्स डिफरेंट होते हैं। सो दीज आर लिटिल बिट वेरिएशंस है, सब हम होमोसेपियंस ही, बट हमारे जीन्स अलग है। सिमिलरली इंडिया में भी इतनी डाइवर्सिटी है, सब जेनेटिकली डिफर करते हैं। तो इन सब को कलेक्ट करना डेटाबेस, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर हम ह्यूमन जीनोम्स को जानेंगे तो हम ह्यूमन बींग्स को बेहतर जानेंगे। इससे आगे कोई डिसीजेस एटसेट्रा है उसमें हम बेटर फाइट कर सकते हैं। जैसे इंसाकॉग है, इंडियन SARS-CoV-2 जेनोमिक कंसोर्टिया, ये लैब जो है कोविड-19 वेरिएशंस को देख रही थी और इसमें अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग कलेक्शन है ह्यूमन जीन्स का, इंडियन पीपल का, तो हम कोविड के लिए बेहतर प्रिपेयर भी कर सकते थे। नॉट ओनली कोविड बट अदर डिसीजेज एज वेल। सो डिस्पाइट बीइंग अ लार्ज पॉपुलेशन विद डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स, इंडिया लैक्स अ कॉम्प्रिहेंसिव कैटलॉग ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। तो इस चीज को फुलफिल करेगा दिस जीनोम प्रोजेक्ट। तो दिस इज जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, हम इस डाइवर्स एथनिसिटी को एक कलेक्ट कर रहे हैं उनके डीएनए जीन्स। तो दिस इज इंडिया जीनोम प्रोजेक्ट। ऑन द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी फॉर प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर। गिग वर्कर्स क्या होते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म बेस्ड हैं, जैसे स्विगी के डिलीवरी पर्सन हुए, या फिर से फ्लिपकार्ट अमेजोन के हो गए, या फिर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं जो प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क कर रहे हैं। आज का जो काम है उसमें वर्क बहुत फ्लूइड हो गया है, मोबाइल हो गया है। इट इज नॉट लाइक कि रेगुलर जो जॉब्स चलते आते थे वो अब है।
इनफैक्ट जो फ्यूचर है ये और ज़्यादा चेंजेस बहुत तेजी से आ रहे हैं और बहुत डिफरेंट होने वाला है. सो द पॉइंट इज गिग इकोनॉमी वाज ऑन राइज, बट एट द सेम टाइम गिग इकोनॉमी में एक्सप्लॉयटेशंस भी हो रहे हैं. गिग इकोनॉमी में प्रॉपर उनको बहुत सारे राइट्स नहीं मिलते हैं. फॉर एग्जांपल पेंशन, सिक्योरिटी या फिर वेलफेयर, इन सब के लिए एक लॉ होना जरूरी है और वो आएगा दिस गिग वर्कर्स पे. नो योर इंग्लिश है. लॉजिस्टिक्स क्या होता है? जो भी आपको वर्क कंडक्ट करने के लिए बैकग्राउंड वर्क जो चाहिए होता है, सर्विसेज एंड रिसोर्सेज चाहिए होता है, दोज आर कॉल्ड लॉजिस्टिक्स. तो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है. इज अ कॉग इन द व्हील. कॉग इन द व्हील का मतलब एक स्मॉल पार्ट है और वो स्मॉल पार्ट इज लाइक अनदर जस्ट अदर पार्ट. बट ऐसा नहीं है कि वो बहुत सिग्निफिकेंट है, पर ऐसा भी नहीं है कि वो लेस इंपॉर्टेंट है. तो उसको बोलते हैं कॉग इन द व्हील. उसका बहुत महत्व है. वो एक कॉग नहीं होगा तो व्हील नहीं चलेगा. बट ऐसा भी नहीं है कि वो व्हील, कॉग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जैसे सिविल सर्विसेज होती है, सिविल सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं? सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोलते हैं. ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि सिविल सर्वेंट सेल्फ ग्लोरिफिकेशन करेंगे. इनफैक्ट ऐसा एक्सपेक्टेशंस होती है कि दे शुड वर्क एनोनिमस. दे आर देयर, दैट्स ऑल. ये जो दैट इज कॉग इन द व्हील हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं. देन दिस इज अनदर वर्ड. दिस इज अगेन इंग्लिश. सो जैसे कई बार हम लिखते हैं फ्रेंच एक्सप्रेशन जो है, इसको जैसे हम बोल सकते हैं विज़. इसका मतलब है फेस टू फेस, है ना, फेस टू फेस. तो द टू ग्रुप सेट विज़ इन द बस. ऑलराइट. सो इन रिलेशन टू में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके. The opposite number counterpart. All right, counterpart. So this is English. This is pronounced as vis-a-vis. Okay, and this is English. All right. अब है careen. इसका मतलब है pitching dangerously to one side, sway, tilt होना, sideways चले जाना. Okay. Then this is quiz. India to host SCO Defense Ministries meeting this week. This is very important. एंड WHO फ्लैग्स जो कंटेमिनेटेड कफ सिरप था इंडिया अनफॉर्चुनेटली. लेट्स फिनिश दिस जॉब. बाइडन 80 ईयर्स के हैं और प्रेसिडेंशियल रन. अब आप बताओ, क्या पॉलिटिशियंस में भी एज रिलेटेड एक कोई अपर लिमिट होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल जैसे सिविल सर्विसेज में है, इफ यू आर अ जनरल कैंडिडेट 32 इज द अपर एज लिमिट जिसमें आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं. अगर आपको सिविल सर्विसेज में हो तो 60 साल में आपको रिटायर होना है. बट व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिशियन, तो क्या ये 80, 90, 100 क्या ये जस्टिफाइबल होता है? ह्यूज बायोलॉजिकल रिस्क आफ्टर सूडान फाइटर्स, प्रिंस हैरी, ऑयल प्राइसेस, अल नीनो मतलब इंडिया में इकोनॉमी को चैलेंजेस आएंगे, हेडविंड्स होगी, बिकॉज पानी भी कम होगा, एग्रीकल्चर डिफिकल्टी होगा. सिंगापुर का जो ये दिस सिलिकॉन वैली बैंक जो कोलैप्स हुआ था, अनलाइकली इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होगा. आईटी फर्म्स भी डिप हुआ है बिकॉज आईटी इज अ कॉस्ट. Attach the properties of those who set police station despite court stay. OTT platforms face pressure on content. Regulation at times OTT पे required है. ये है आज का न्यूज़पेपर. 360 इंडियंस इवैक्यूएट हुए. शी और जेलेंस्की की टॉक हुआ एंड सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी. ऑल राइट, दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, अनएक्सेप्टेबल. Maoism, terrorism, there is no place in civil society. Despite court stay, OTT platform face pressure on content. Then this is next page. Supreme Court modifies order on ESZ around protected forest. तो ecologically eco-sensitive zones. Quickly आप बताओ, प्रोटेक्टेड एरियाज कितने टाइप के हो सकते हैं? जैसे हम पढ़ते हैं ना, नेशनल पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. क्या आप इनको क्लासिफाई करके भी बता सकते हो? इन सीटू और एक्स सीटू प्रोटेक्शन के हिसाब से प्रोटेक्टेड एरियाज कितने टाइप के होते हैं? महानदी है, छत्तीसगढ़ रिलीज वाटर इनटू रिवर. फ्रूट्स ऑफ लेबर, वाइड अरे. दिस इज खरीफ की सीड्स हैं. इंटरनेशनल सीड डे सेलिब्रेशन हो रहा है डेक्कन में. Then Indian citizens in UK identified mango theft है and promising bill. अब देखो राजस्थान में भी एक बिल आ रहा है, गिग वर्कर्स पे है. गिग हमें पता है ये मेन स्टे रहने वाला है, गिग इकोनॉमी, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट का नेचर बहुत चेंज हो गया और अभी और चेंजेस आने वाले. रूल्स रेगुलेशंस होना चाहिए सो दैट गिग इकोनॉमी भी फ्लरिश हो और यहाँ जो वर्क कर रहे हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, एक्सप्लॉयटेटिव नहीं होना चाहिए. तो ये राजस्थान का बिल है. अगेन दिस विल सेट अ गुड प्रेसिडेंस और ऐसे और सारे बिल्स अभी आने वाले हैं. ओके, ताकि गिग इकोनॉमी में सोशल सिक्योरिटी हुआ या फिर उनके जो बेनिफिट्स हैं वो प्रॉपरली उनको मिले वहां पे.
द challenges of reviving a sense of fraternity, ये है virtual digital assets. See, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, बिकॉज टेक्नोलॉजी पुश है और अभी तो हम जस्ट बिगिन हुए हैं. जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं ये मेन स्टे होना चाहिए और इस पे भी अगेन एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस आने चाहिए. जैसे टैक्सेशन की बात होती है, डिजिटल एसेट्स हैं, या फिर जैसे लास्ट टाइम एक वर्ड आया था नॉन फंजिबल टोकन्स भी थे. क्या ये डिजिटल एसेट्स हैं, इनसे मनी लॉन्ड्रिंग, स्टेट के अगेंस्ट एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है? मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटरिंग, कॉम्बैटिंग फाइनेंस, टेररिज्म एटसेट्रा तो नहीं हो रहा है, जैसे क्रिप्टो कॉइन एटसेट्रा. इस पे एक अभी रूल आने वाला है. और G20 इसका बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इन दी एंड एवरीथिंग इज लिंक्ड विद इकोनॉमी. G20 वर्ल्ड की टॉप 20 इकोनॉमीज है. इस पे टैक्सेशन कैसे होना चाहिए, और जो डिजिटल एसेट्स हैं ये एक कंट्री के नहीं होते, दे आर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो टैक्सेशन किस तरीके से लगाया जाए डिजिटल एसेट्स पे. द थर्ड जेन वेब इज अबाउट पब्लिक गुड. अब देखिए ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है यहाँ पे. ये बात है इंडिया का, जैसे ऑब्वियसली इंटरनेट इज ऑन राइज. अभी थर्ड जनरेशन वेब की बात आ रही है. ये वेब 3.0 नहीं है, दिस इज वेब 3. तो थर्ड जनरेशन वेब जो है इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक ज़्यादा डेमोक्रेटाइज्ड होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, प्राइवेसी ओरिएंटेड होना चाहिए, ब्लॉकचेन ड्रिवन होगा. एवरीथिंग इज लाइक इन पब्लिक. there is no secrecy, there is transparency everywhere. You are building everything in public. क्रिप्टो फ्रेंडली हो. तो ये जो होता है ये वेब 3 कहलाता है. वेब 3. Web 3.0 upholds the property of the semantic web which is powered by AI. जैसे artificial intelligence, machine learning, ये tools इतने powerful हो गए कि with the help of them we can create so much of content, so much of internet AI बना सकती है, AI and machines बना सकती है by algorithm, by rules, by their intelligence. तो ये एक जो नया वर्ड है Web 3.0, it is argued that Web 3.0 will create far better search engines as well. जैसे Chat GPT अभी आ गया है, no? So Web 3 is not Web 3.0. There is slight difference in this से terminologies, confuse नहीं होना है. more or less हमें पता होना चाहिए कि जो इंटरनेट है ये अब डिसेंट्रलाइज्ड होने वाला है. इंटरनेट जो है इसमें अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो टूल्स हैं, मशीन्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट, इनकी प्रेजेंस बढ़ेगी. और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा सेंट्रलाइजिंग जो अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उनके लिए. इंडिया अगेन स्टार्ट है तो हम बहुत बेनिफिट कर सकते हैं. डिजिटल टोकन्स हुआ और हम इसमें कर भी रहे हैं. जैसे डिजिटल करेंसी आ रही है, हमारा भारत ब्रॉडबैंड जो सिस्टम है उससे हमने इंटरनेट पेनिट्रेशन अच्छा किया है. 5G इज देयर, IoT की सर्विसेज हैं. सो जैसे अटल भूजल योजना है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन, एक्वीफर कंटेमिनेशन, बट अगेन हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और कम्युनिटी लेवल पे कर रहे हैं. सो द फ्यूचर इज नॉट अबाउट सेलेक्टिव फ्यू, फ्यूचर इज अबाउट डिसेंट्रलाइज, फ्यूचर इज अबाउट पार्टिसिपेटरी. हर किसी के पास पावर है, शेप है टू शेप द इंटरनेट, टू शेप एनी स्कीम. IoT बेस्ड है जल जीवन मिशन, और इसमें भी जो डेटा है हम उसको डेटा एनालिसिस एटसेट्रा हम पीपल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं. जैसे हमने पढ़ा था ना प्राइवेट डेटा एंड पब्लिक डेटा. तो दिस इज मोर अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, दिस इज मोर अबाउट पीपल पार्टिसिपेशन. तो ये सब बातें लिखी हुई है, ब्लॉकचेन वगैरह. इट इज अगेन अभी बहुत अर्ली है, ज़्यादा डेप्थ पे R&D नहीं करना है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस हमें ये जानना है कि किस डायरेक्शन में इंटरनेट जा रहा है, और ये कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए. IoT क्या है, Web 3 क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, सिंपल मीनिंग, दैट्स ऑल. चार्टेड वाटर्स हैं. एम्बिग्यूटीज इन द न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ. सी न्यूक्लियर जो है इसमें चैलेंजेस आते हैं एट टाइम्स, बिकॉज कुछ केसेस देखे हैं न्यूक्लियर डिजास्टर के. अगर प्रॉब्लम आया तो वो जिम्मेदारी ऑपरेटर की होगी या सप्लायर की होगी जिसने वो सप्लाई प्लांट बनाया है. इसी बात पे विवाद है, और विवाद ये है कि बाय द वे अगर अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ तो हु शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. ओके, नो योर इंग्लिश है. दिस इज वाया मीडिया लेटिन एक्सप्रेशन है द मिडिल वे बोलते हैं. ओके, देन मिडिल वे बोलते हैं. अब सी यहाँ एक मैग्नेट है, बिजनेस मैग्नेट जो होता है ना, स्पेलिंग देखिए MAGNAT होता है, मतलब बिजनेस अक्यूमेंट बहुत अच्छा है. वेल्थ, इन्फ्लुएंस, डिस्टिंक्शन है ना स्पेसिफाइड एरिया ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री में. ओके, देन व्हाट टच्ड मी वाज देयर म्यूचुअल अफेक्शन, म्यूचुअल रेसिप्रोकल वी कैन से. जैसे हम बोलते हैं ना गुडविल हमेशा 2 वे होता है, 1 साइडेड नहीं होता. अगर गुडविल होता है वो दोनों तरफ से आना चाहिए, दैट इज गुडविल. should not be one-sided, it should not be one-sided. Okay, then penchant है for irony मतलब inclination है, liking है उस एरिया में.
देन दिस इज कैराउज, इसका मतलब है रेवलरी इन ड्रिंकिंग, बूज अप, ड्रिंकिंग पार्टी एटसेट्रा। ये क्विज है, फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर पे है, 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट है। सो सी न्यूक्लियर डिजास्टर्स हुए हैं और हम इसको डिनाई भी नहीं कर सकते, बट द पॉइंट इज लायबिलिटी होना चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर कराना जरूरी है। रिफॉर्म्स डिले हो रहे हैं यूएन में, नॉट गुड। सी सौराष्ट्र एंड तमिलनाडु शेयर्ड हिस्ट्री, तमिलनाडु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट जिस पे अभी सवाल आएंगे 2023 प्रीलिम्स में। प्रधानमंत्री जनधन है एंड मिस्टर शी और जेलेंस्की की बात हुई, रशिया, पाकिस्तान, पावर जनरेशन एंड मारुति। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। क्विकली हम आंसर राइटिंग भी देखते हैं। हमें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख पे नोट तैयार करना था और ये एक पुराना नोट था, हमें यूएई के साथ रिलेशंस भी देखने थे। नेहा बहुत अच्छे से कर रही है। सी देखो, आप एक एक्सरसाइज करते हो, आपका पूरा मैपिंग तैयार हो गया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अलग से हमें बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ रहे, ये पूरा मैपिंग आप लिख के देखो, आप खुद समझ जाओगे। ये एग्जाम ऐसा नहीं होता है, रॉकेट साइंस नहीं है, आप खुद से पढ़ोगे, एक्सरसाइज करोगे, आप ऑटोमेटिकली एवरीथिंग यू विल फिगर इट आउट। बट द पॉइंट इज आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, स्पून फीडिंग भी नहीं पॉसिबल है। दिस इज रियली रियली गुड नेहा, बहुत अच्छा कर रहे हो, दिस इज रियली गुड। ये सब इंपॉर्टेंट, इसके हमने पॉइंटर्स लिखे और ये हमें याद भी हो गया। ओके, सो दिस इज हाउ वी शुड स्टडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।